मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 371 अल का शटल। सर्वनाश का लोहार C371 अल शटल। एज बाय ऑफ फ्यूचर अध्याय 371 अल का शटल। तुम मजाक कर रहे हो अल, क्या तुम गंभीर हो? सेठ ने हताश होकर पूछा जब उसने देखा कि पूर्वलिच ने उनकी शानदार यात्रा के लिए क्या तैयारियां की थीं। विशाल गुफा के अंदर भव्य जादुई टॉवर मिनास मार के प्रवेश द्वार के सामने एक ग्रे ओमनिबस खड़ा था जिसका पुराना नीला रंग उखड़ रहा था। माना जाता है कि उसने कबाड़खाने से सोने के सिक्के के लिए यह चीज खरीदी थी। क्या हम इस चीज में बीटा तक उड़ान भरने जा रहे हैं? इससे सेठ को ज्ञात एक खेल की असहज यादें जाग उठी। जादूगरनी को देवता में कबाड़खाना कहां से मिला? उन्हें कबाड़ वाली बस में क्यों उड़ना पड़ा? हाँ, समस्या क्या है? यह मजबूत है, इसमें बहुत जगह है। मुझे इस बुरे लड़के पर बस कुछ जादू करना है और हम जाने के लिए तैयार हैं। उसने उत्साह से कहा। वह इस चीज से इतनी आसक्त क्यों थी? सेठ ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका चेहरा काला था। जब उन्होंने सुना कि जादूगरनी उन्हें बीटा तक उड़ान भरने के लिए एक वाहन बना सकती है, तो उन सभी के मन में भव्य और शानदार काल्पनिक विमानों की तस्वीरें उभरने लगी। कोई उड़ने वाली बस नहीं जो किसी संग्रहालय में फिट हो सके। मुझे लगता है कि यह एक महान विचार है। धन्यवाद, महान जादूगरनी। दूर ही एकमात्र व्यक्ति था जो इस अनोखे वाहन के बारे में उत्साहित था। ठीक है, फिर हम सारी तैयारियां पूरी होने के बाद निकलेंगे। सेठ ने अनिच्छा से कहा। वह इसे सिर्फ इसलिए स्थगित नहीं कर सकता था क्योंकि उसे अल-जल के सौंदर्य पर संदेह था। यहाँ उत्साहित टाइगरमैन के साथ ऐसा नहीं है। ये निर्णय लिया गया कि वे उत्कोर के 10 प्रतिभाशाली लोगों को अपने साथ ले जाएंगे, जबकि लॉर्ड्स मिनास मार में रहेंगे। इसके अतिरिक्त टीम भी उनके साथ रहेगी। नई टीम अभी तक नहीं बनी थी, इसलिए केवल अज़ुल, आर्चर और लिलिया ही थे। ये यात्रा साइबरगोथ के लिए उत्कोर के सदस्यों में से अपनी टीम के लिए सदस्यों की भर्ती करने का भी एक मौका था। सेठ ये देखकर खुश था कि वह पहले से ही बहुत ज्यादा जीवंत हो गई थी। ठीक होने के बाद अपनी नई जिम्मेदारियों का सामना कर रही थी। जब बाकी सभी लोग तैयारी कर रहे थे, सेठ ने जादूगरनी को बस को मंत्रमुग्ध करते हुए दिलचस्पी से देखा। जादूगर की मंत्रमुग्ध करने की प्रक्रिया उसके जादू करने की प्रक्रिया से बहुत अलग थी और इसमें ऑप्टिकल परिवर्तन भी थे, जिससे लोहार बहुत खुश हुआ। एज बाय ऑफ फ्यूचर पुराने ऑनिबस का रंग बदलकर आधी रात का नीला हो गया और यहाँ तक कि इसका बॉडी शेल भी गोल और अधिक वायुगतिकीय हो गया। अंत में ये किसी खेल की अजीबोगरीब संपत्ति की तुलना में ऑनिबस के एक अजीब विज्ञान कथा संस्करण की तरह लग रहा था। हालांकि यह जरूरी नहीं कि यह उनकी पसंद हो, लेकिन ये पहले से कहीं बेहतर था। जब वह देख रहा था, मैरी पीछे से उसके पास आई। सेठ और के दो अन्य सदस्य अभी बीटा से लौटे हैं। वे बहुत जल्दी में हैं और उन्होंने कहा है कि उनके पास महत्वपूर्ण जानकारी है। तुम्हें भी आना चाहिए। योजक चिन्ह तीटावा मास्टर, जेम्स ने आश्चर्य से कहा जब उसने सेठ को कमरे में प्रवेश करते देखा। मोनिक ने उनसे कहा था कि वे किसी दूसरे व्यक्ति के उनके साथ आने का इंतजार करें, लेकिन उन्हें सेठ के आने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि जब वे मिशन पर थे, तब टावा मास्टर आखिरकार मिनास मार लौट आए थे। आप बीटा से लौटने वाले पहले लोग नहीं हैं। कोई कारण तो होगा जिसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से आना पड़ा। सेठ ने मित्रतापूर्वक पूछा। उसे इन दोनों के चेहरे याद थे। हालांकि वे टूर्नामेंट नहीं जीत पाए थे, लेकिन उनके बारे में उसकी अच्छी धारणा थी। उसे खुशी थी कि वे उस दौड़ में शामिल हो गए थे। लॉर्ड जोनाह ने हमें वापस भेज दिया। हम बिल्लियों के ठिकाने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने में कामयाब रहे। जेस ने गंभीरता से बताया। बिल्लियां, मेरा मतलब है ड्रोसी और उसके रिश्तेदार, उसने कहा और शर्मा गई। वह जल्दी में थी और उसने तिजाह के लिए अपना उपनाम बोल दिया। बस उन्हें ये सुनने मत देना। सेठ ने उसे खुश होकर चेतावनी दी। फिर दोनों ने बताया कि बीटा में उनके समूह के अलग होने के बाद क्या हुआ था। शर्मिंदगी के बावजूद उन्होंने उसे सब कुछ बताया कि कैसे वे चोरों के रूप में अपने अनुभव की बदौलत झगड़ों से बचने में सक्षम थे और यहाँ तक कि सुविधा के क्रॉसफेस और बैंक का उपयोग करके दबरों से उनके कम शानदार भागने के बारे में भी बताया। लोहार उनकी महत्वाकांक्षा से हैरान था। अपनी जान बचाने और वापस आने के बजाय वे अपनी इच्छा से योगदान पाने के लिए बाहर रहे। इन दोनों में क्षमता थी, शायद वे एक मौका पाने के हकदार थे। एज बाय ऑफ फ्यूचर और जोना अभी भी बीटा में है, उस महिला की रक्षा कर रहा है। सेठ ने द क्रेडल के दस्तावेज पढ़ते हुए पूछा। हाँ सर, जोनाह ने कहा था कि वह पालने पर सुदृढ़ीकरण से मिलेंगे। तुम दोनों थक गए होगे, तुमने बहुत कुछ किया है। यह अफसोस की बात है कि तुम हमारे साथ नहीं आ पाओगे। तुम्हें पता है, हमने अभी तीसरी फील्ड टीम बनाने का फैसला किया है और अगला मिशन भी टीम लीडर के लिए सदस्यों को चुनने का एक परीक्षण है। जेम्स ने ठीक से नहीं समझा, लेकिन जेस के कान खड़े हो गए। फील्ड टीमों में प्रवेश करने का मौका, यह उत्कोर में टीम लीडर से भी ऊपर था। इसके अलावा वे टावा मास्टर द्वारा बनाए गए महाकाव्य उपकरण खरीद सकते थे। ये शपथ कवच से अलग था जो शपथ लेने के कार्य में अपनी कुछ शक्ति बर्बाद कर देता है। ये थोड़ा अधिक शक्तिशाली था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे इसे बनाए रखने में सक्षम थे, भले ही उन्हें किसी समय विनाश मार छोड़ना पड़े। आपको ये जानना होगा कि टर्कोई जेंडल में बहुत कम महाकाव्य वस्तुएं बेची जाती थी, जबकि अधिकांश को सदस्यों के उपयोग के लिए टॉवर के अंदर जमा कर दिया जाता था। थके हुए, हम थके नहीं हैं। सही है जेम्स, क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं सच में उसकी प्रेमिका की कोहनी उसकी पसलियों में लगने से वह बीच में ही बोल पड़ा। बिल्कुल भी थका नहीं हूं, जेस ने जोर देकर कहा। मैं समझ गया, तो क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं? हाँ, जादूगर ने उत्साहपूर्वक कहा। हाँ, जेम्स ने कहा, अभी भी भ्रमित और सतर्क। बहुत बढ़िया, लेकिन पहले आपको नए उपकरण लगाने चाहिए। मैं हमारे जाने से पहले उन सामानों को ठीक नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप सभी जाकर एक नया सेट ले आओ। हाँ सर, दोनों ने एक सुर में कहा। नए उपकरणों के वादे ने जेम्स के थके हुए मन को भी खुश कर दिया। एज बाय ऑफ फ्यूचर इसके साथ ही मैरी के एक अधीनस्थ ने उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। क्या तुम्हें यकीन है, वे सचमुच थके हुए लग रहे थे? यह उनकी पसंद है, वे यात्रा के दौरान सो सकते हैं। और फील्ड टीम के बारे में, अगर वे लिडिया के साथ घुल मिल सकते हैं, तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि उन्हें क्यों शामिल नहीं होना चाहिए। भले ही उनके स्तर में थोड़ी कमी हो, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे थोड़ी मेहनत से ठीक नहीं किया जा सकता। पार्टी के भीतर की केमिस्ट्री व्यक्तिगत स्तर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसने कहा कि मुझे? हम? अरे क्या तुम मुझे बहुत छोटा नहीं समझ रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी, उसने मीठी मुस्कान के साथ कहा। सेठ ने आह भरी। उस जंगल में रहने के बाद से तुम बहुत बदल गए हो। उस समय की प्यारी और डरपोक पुजारिन का क्या हुआ? किसी ने उस पर काम और जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा बोझ डाल दिया। अरे अगर मुझे सही से याद है तो तुम ही थे जो गर्व से अपनी अर्थशास्त्र की शिक्षा के बारे में बात करते थे। फिर भी मुझे खेद है, मैं वादा करता हूं कि भविष्य में मैं और अधिक प्रयास करूंगा। ये बात उस आदमी ने कही जो कुछ दिन पहले ही वापस आया था और भाग गया था। आउच, वे तब तक मजाक करते रहे जब तक कि कोई उन्हें ये बताने नहीं आया कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जादूगरनी ने अपना जादू खत्म कर दिया था, राशन बांट दिया गया था और उत्कोर बस में चढ़ने के लिए तैयार था। वे तो बस सेठ का इंतजार कर रहे थे। एज बाय ऑफ फ्यूचर कोफाई दानाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क क्रॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 372 पालना। सर्वनाश का लोहार C372 पालना। एज बाय ऑफ फ्यूचर अध्याय 372 पालना। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम साथ नहीं आ रहे हो? सेठ ने आश्चर्य से पूछा। मेरा मतलब है, मैं साथ नहीं आ रहा हूं। मैं यहीं रहकर उन किताबों पर काम करूंगा जो बुरे आदमी ने तुम्हें दी थी। आपका मतलब मास्टर माउंटेन है? हाँ, लेकिन हमें आपकी जरूरत है। सेठ ने हताश होकर विनती की। उसकी आसान बस के बारे में क्या? आखिरकार एक स्थायी संबंध में विकसित हो गई थी, केवल उसे बताने के लिए कि वह अब उसका पीछा नहीं करेगी। सेठ जादूगरनी को भीड़ का वध करते हुए देखने और पीछे से अनुभव प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। लेकिन वह उसे मजबूर नहीं कर सकता था। अपने दिल की गहराइयों में वह जानता था कि वह उसे अपना शटल बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। उसने पहले ही उसके लिए एक शटल बनाकर अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था। यह उसी तरह का शटल नहीं था, लेकिन उसे इसके साथ रहना था। एक बार फिर उसे कड़ी मेहनत के लिए पफल्स पर निर्भर रहना होगा।
मुझ महान को इस तरह नीचा मत दिखाओ। मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। शायद मुझे भी यही रहना चाहिए, तब माँ को अपने बच्चे के साथ समय बिताने का कुछ मौका मिलेगा, आईवी सर ने चिढ़ाते हुए कहा। सेठ को दुख हुआ, न केवल पफल्स उसकी बस नहीं बनना चाहता था, बल्कि वह चाहता था कि वह किसी और की बस बने। हालांकि वह गलत नहीं था। यात्रा के दौरान सेठ के मन में नन्हे इमुगी की वास्तव में देखभाल करने के लिए मन की शांति नहीं थी। लोहार भी बिना किसी अच्छे कारण के यात्रा पर जाने वाला व्यक्ति नहीं था। शायद यह उसके और उसके नए पालतू जानवर के बीच एक बंधन बनाने और उसे कुछ ताकत देने का मौका था। ठीक है, मैं तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करूंगा पफल, लेकिन तुम्हें भी साथ आना होगा, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। आखिरकार यह एक दिन की यात्रा नहीं है, ये गंभीर मामला है। एज बाय फॉर फ्यूचर, मैं तभी बाहर आऊंगा जब मुझे ये जरूरी लगेगा। मैं अभी भी सब बचा रहा हूं। सेठ ने एक पल के लिए इंतजार किया, जब उसे एहसास हुआ कि अल की ओर से कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं होगी। वह अब उसके दिमाग में नहीं थी। आलसी कीड़ा, अल ने जोर से कहा। सेठ ने उसे आश्चर्य से देखा। पफ, मैं अभी भी आपकी टेलीपैथी को हाईजैक कर सकता हूं। पहले से भी बेहतर, इतनी चिंता मत करो और बस चले जाओ। बस में पूरा ईंधन भरा हुआ है और वहां जाने और वापस आने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं। जादूगरनी ने दूह और इस यात्रा पर साथ आने वाले ओटगॉड के कुछ सदस्यों को नियंत्रण के बारे में समझाया था। जब उन्होंने चाबी घुमाई तो बस धीरे-धीरे जमीन से ऊपर मंडराने लगी। यात्री गुफा और मिनास मार्ग के मुख्य प्रवेश द्वार को देखते रहे, जबकि गाड़ियां धीरे-धीरे बाहर निकल रही थीं। जब आसपास की बाधाएं दूर हो गईं, तो गाड़ियों की गति तेजी से बढ़ गई। उनकी ऊंचाई और नीचे बदलते परिदृश्य की गति की तुलना में सेठ को आश्चर्य हुआ कि उनकी उड़ान कितनी आरामदायक थी। ये सामान्य बस में यात्रा करने से अलग नहीं था। एकमात्र अंतर यह था कि वे सड़क के बजाय अपने नीचे से गुजरती पर्वत श्रृंखला को देख रहे थे। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, जेस और जेम्स जल्द ही सो गए। प्रदर्शन को देखकर सेठ को यकीन हो गया कि यदि इनकी ऊर्जा खपत इतनी कम न होती तो ये चीजें बहुत तेजी से बिकती। ये सही है, बस में मिनास मार्ग द्वारा बनाए गए मानी क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जा रहा था और सरकार को बेचा जा रहा था। और यह बहुत कम संख्या में नहीं था। इससे मिनास मार्ग को छोड़कर किसी के लिए भी ये लाभहीन हो गया जो उन्हें थोक में बना सकता था। इसके बाद भी उन्हें क्रोना साम्राज्य के समक्ष उत्पादन को उचित ठहराना पड़ा, ताकि वे बस का उपयोग मनोरंजन के लिए न कर सकें। दुह, क्या तुम ठीक हो? टाइगरमैन उदास निगाहों से खिड़की से बाहर देख रहा था। ओह हाँ, मैं ठीक हूँ। एज बाय फॉर फ्यूचर, ज्यादा चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि वे ठीक हैं। सेठ ने मांसपेशियों और बालों के पहाड़ को दिलासा देने की कोशिश की। आप शायद सही हैं, आशा करते हैं कि आप सही हों। दुह ने जवाब दिया और अपने हाथ में कुछ रगड़ा। तभी सेठ ने बड़े आदमी के हाथ में पत्र देखा। ये लैनी का पत्र था। क्या वह इसे पूरे समय पढ़ता रहा था? उसने उसका कंधा थपथपाया, लेकिन कुछ और नहीं कहा। अल्पविराम, वे क्या हैं? क्या वे चील हैं? किसी ने कहा ईगल्स, लेकिन यह एक बुरा मजाक था। लेस देन माउंटेन ईगल्स 64 ग्रेटर देन। लेस देन माउंटेन ईगल्स 62 ग्रेटर देन। डेल्टा के बाहरी क्षेत्र में ही उनका सामना विशालकाय चीलों के एक जोड़े से हुआ, जिन्होंने अचानक उनकी उड़ती बस पर हमला कर दिया। वे लंबे समय से आसमान में यात्रा नहीं कर रहे थे, तभी पहली बार उड़ने वाले राक्षस दिखाई दिए। यह अपेक्षित था, क्योंकि उन्होंने जिलों के बीच यात्रा करने वाले कुछ यात्रियों और दूतों द्वारा खोजे गए सुरक्षित मार्गों के बजाय बीटा के लिए सीधा मार्ग चुना था। पहाड़ मजबूत और अत्यधिक क्षेत्रीय राक्षसों से भरे हुए थे, उनमें से कई उड़ रहे थे। यह उन्हें एक साधारण कारण से बहुत परेशान करता था। जिस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि वे लड़ाई नहीं जीत सकते, वे भागने के लिए अपने हवाई लाभ का उपयोग करेंगे। क्रोना साम्राज्य के संरक्षण के बिना डेल्टा जिला बहुत पहले ही इन जैसे राक्षसों या दानवों द्वारा नष्ट कर दिया गया होता। जैसा कि बताया गया है, जैसे ही चील को तीरंदाज के कई तीर लगे, वे भाग गए और लड़ाई से भाग गए। अगर उन्होंने चील का पीछा करने की कोशिश की होती, तो शायद वे उन्हें पकड़ नहीं पाते। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके पास ज्यादा महत्वपूर्ण मिशन था, इसलिए किसी को भी उनका शिकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सिवाय एक के, बड़ी काली आंखों वाली एक जोड़ी दूर से चीलों का पीछा करती रही। एज बाय फॉर फ्यूचर, लेकिन वे स्वादिष्ट लग रहे थे। हम उनका शिकार क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास समय नहीं है। अगर आपको स्वादिष्ट चीजें चाहिए, तो मैं आपको लिंक द्वारा तैयार किया गया कुछ खाना दे सकता हूँ। आपको उसका खाना पसंद है ना? क्या मैं? वाह! हालांकि छोटे इमुगी ने सेठ द्वारा दिए गए भोजन को खुशी-खुशी निगल लिया, लेकिन उनके संबंध के माध्यम से वह चील को जाने देने में उसकी अनिच्छा को महसूस कर सकता था। उसे यह महसूस करने के लिए ये किसी अचानक कल्पना या जिज्ञासा से कहीं अधिक होना चाहिए था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि इमुगी तकनीकी रूप से एक सांप था? शायद चील के साथ कोई जन्मजात दुश्मनी। सेठ को यह भी स्पष्ट रूप से याद था कि रॉक या फीनिक्स जैसे अन्य पौराणिक जीव भी थे, जिन्हें सांपों के वंशानुगत दुश्मन के रूप में जाना जाता था। सेठ ने नीचे बदलते परिदृश्य को देखते हुए अपने विचारों को भटकने दिया। उसे याद आया कि इमुगी को ड्रैगन में बदलने के लिए कुछ निश्चित शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहले तो लोहार ने सोचा कि इसे ड्रैगन में बदलने के लिए बस कई स्तरों की जरूरत होगी। उसे कुछ उपन्यास याद आ गए, जहां राक्षस एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद विकसित हो जाते थे। लेकिन क्या होगा अगर इमुगी पफल्स की तरह हो और उसे विकसित होने के लिए खास परिस्थितियों का सामना करना पड़े? आईवी सर को बढ़ने के लिए खास अयस्कों या ऊर्जाओं का उपभोग करने की जरूरत होती है। क्या इमुगी भी ऐसा ही था? शायद कुछ चीजों के लिए उसकी जबरदस्त भूख इस बात का संकेत थी। कम से कम ऐसा लगता था कि उसे किंगडम की तरह विकसित होने के लिए ड्रैगन के आशीर्वाद या सार की आवश्यकता थी। जैसे जैसे वे अपनी उड़ान जारी रखते गए, वे राक्षसों को भी इसी तरह से भगाते रहे। वहां कई तरह के विशालकाय पक्षी थे, लेकिन बर्फीले चमगादड़ जैसे अजीबोगरीब जीव भी थे। सेठ को कुछ कूल और क्लासी देखना अच्छा लगता, जैसे असली ग्रिफिन या पेगासस। फिर वह एथन से पूछ सकता था कि क्या वे उनमें से किसी एक को पालतू बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वह पूरी तरह से निराश था। पक्षियों को छोड़कर जो जानवरों में विभाजित थे, जो मैना से विकसित हुए थे और कुछ जो पद कार्यों के माध्यम से यहाँ आए थे, वहाँ केवल बदसूरत चीजें थी, जैसे कि बर्फ के चमगादड़ और राक्षसी जानवर। उन्होंने कुछ मरे हुए लोगों को भी देखा। पहाड़ शांत नहीं थे, वे कई लड़ाइयों से बचते थे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जीव पहले से ही एक दूसरे के साथ लड़ाई में उलझे हुए थे। जिलों के बाहर की पर्वत श्रृंखला अस्तित्व के लिए निरंतर युद्ध में थी। जिलों के बीच कुछ सुरक्षित रास्ते होना पहले से ही एक वरदान था, अगर कोई देखता कि यहाँ क्या हो रहा था। सेठ को अचानक बहुत भाग्यशाली महसूस हुआ, क्योंकि उन्होंने जो सबसे बुरा सामना किया था वह बर्फ के ट्रॉल्स थे। बेटा खत्म हो गया है, सेठ ने पीछे से किसी को बड़बड़ाते हुए सुना। ये जेस और जेम्स थे, जो खिड़की से बाहर देखते हुए एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। वे किसी समय जाग गए थे और लगातार बाहर की ओर देख रहे थे। क्या मतलब है तुम्हारा? लोहार ने पूछा। ओह ओह, मैं जेम्स, जिसने ये बड़बड़ाया था, अपने विचारों को तैयार करने की कोशिश कर रहा था। उसका मतलब यह है कि वर्तमान में बीटा पर समुद्र से आक्रमण हो रहा है और नेतृत्व पहले ही खत्म हो चुका है। अब सभी लोग बिना सोचे समझे दुश्मन सेना की विपरीत दिशा में भाग रहे हैं, जिसमें पहाड़ हैं। हर कोई सुरक्षित रास्तों के बारे में जानता था, लेकिन केवल कुछ ही लोग वास्तव में उन रास्तों को जानते थे। इसका मतलब था कि अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे सभी नागरिक सामान्य ज्ञान पर वापस आ जाएंगे। वे या तो राजमार्गों का उपयोग करेंगे या मैग्लेव रेल के साथ अपनी किस्मत आजमाएंगे। समस्या ये थी कि ये सभी सुरक्षित थे। खुले मैदान में सभी सड़कें और रेलें राक्षसों से भरी हुई थी, जबकि जिलों को जोड़ने वाली व्यापक भूमिगत सुरंगें विशालकाय कोठरी में बदल गई थी। वे लोग दुविधा में फंसे हुए थे। एज बाय फॉर फ्यूचर को फायदा तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 373, पालना 2। सर्वनाश का लोहार C373, पालना 2। एज बाय फॉर फ्यूचर, अध्याय 373, पालना 2। साइमन, क्या सिस्टम चर्च की बीटा में कोई शाखा नहीं थी? सेठ ने अपनी इन्वेंट्री से एक छोटा सा गोला निकालकर किसी को कॉल करने के बाद पूछा। यह एक संचार क्रिस्टल था। मिनास मार्ग के समूह ने इस मिशन के लिए कई खरीदे हैं। जब ये पता चला कि बीटा में फोन काम नहीं करेंगे। हाँ, इसके बारे में क्या? वीडियो कॉल प्राप्त करने के बाद पुराने पुजारियों ने सवाल का जवाब दिया। क्या आपके पास इस तथ्य के बारे में कोई जानकारी है कि बीटा पर अतिक्रमण किया जा रहा है?
मुझे एक नजर डालने दो। 1 मिनट रुको। गोल-मटोल आदमी खड़ा हो गया और वह मेज छोड़कर चला गया जिस पर उसका गोला रखा हुआ था। वह शीघ्र ही हाथ में एक पुस्तक लेकर वापस आ गया। ये रहा। हाँ, बीटा शाखा को 7 दिन पहले खाली करा लिया गया था क्योंकि मुर साम्राज्यों ने इस क्षेत्र पर अपना दावा किया था। आपको बीटा की स्थिति के बारे में 7 दिन पहले से ही पता था। नहीं, मैं तो तुम्हारे मामले में व्यस्त था, लेकिन तुमने अचानक मुझे क्यों बुलाया? सेठ ने बताया कि वे वर्तमान में क्या कर रहे थे और बीटा की स्थिति क्या थी। किसी तरह उसे उम्मीद थी कि साइमन को बाहर निकलने का आसान तरीका पता होगा। चर्च लोगों को इधर-उधर भेजने में माहिर था। उसे यकीन था कि वे उन्हें निकाल सकते थे या कुछ और कर सकते थे। और हुमास के लिए यादृच्छिक प्रभाव के साथ भी लोगों के पास पहाड़ों को पार करने की कोशिश करने की तुलना में बेहतर मौका होता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सेठ, क्या आप हमारे सिद्धांतों को भूल गए? हस्तक्षेप न करना, संघर्ष करना। हम कोई चैरिटी संगठन नहीं है जो अन्य चर्चों की तरह अपने भगवान के लिए अनुयायी जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सक्रिय रूप से मदद नहीं करेंगे और हम सिस्टम के भीतर युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। व्यवस्था के भीतर युद्ध। हाँ, म्यूर साम्राज्य भी क्रोना साम्राज्य की तरह ही सिस्टम का हिस्सा है। उनके पास सिस्टम चर्च का अपना संस्करण भी है। लेकिन क्या तुमने गामा के लोगों की मदद नहीं की? सेठ ने उलझन में पूछा। आखिरकार उन्होंने वहां एक स्टार्टा गांव की स्थापना की थी, प्रावधान लाए थे और उन सभी को डेल्टा में वापस लाने का इरादा था। ये हस्तक्षेप न करना कैसे था? ये क्रोना साम्राज्य की कार्रवाइयां हैं, सिस्टम चर्च की नहीं। हालांकि हम साम्राज्य के सदस्यों के रूप में मदद करते हैं। सेठ चुप हो गया। उसने यह नहीं पूछा कि साम्राज्य ने बीटा में मदद क्यों नहीं की। साइमन से बात करने के बाद वह मोटे तौर पर इसके पीछे की राजनीति का अनुमान लगा सकता था। वे ज़ार्किस्टों की खोज में गामा के शरणार्थियों के पास आए थे। एज बाय ऑफ फ्यूचर, उनकी मदद करना लगभग मुफ्त आभार प्राप्त करने और बहुत सारे ओरिहुमा को अपने साथ जोड़ने जैसा था। इसके लिए उन्हें सिर्फ अर्गेनोने के साथ कुछ बातचीत करनी पड़ी, जिनकी उनमें कोई वास्तविक रुचि नहीं थी। दूसरी ओर बीटा पर मुगल साम्राज्य ने सक्रिय रूप से आक्रमण किया था। वे बीटा के लोगों को अपना अधीन बनाने में बहुत रुचि रखते थे। इसका मतलब था कि वहां हस्तक्षेप करने से युद्ध हो सकता था। क्रोना साम्राज्य से गामा की तरह आसानी से हस्तक्षेप करने की उम्मीद करना भोलापन था। सेठ का सिर ऐसे जटिल मामलों के बारे में सोचते सोचते गर्म हो रहा था। वह पहले से ही कुछ 100 लोगों को संभालने के बोझ से दबा हुआ था। यही वजह थी कि उसने कारवां की सारी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की पूरी कोशिश की थी। अब उन्हें पूरे जिले की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। सेठ, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे दिमाग में पहिए घूम रहे हैं, साइमन ने अचानक कहा। लोहार ने कॉल समाप्त किए बिना ही चुप हो गया था। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूं? सर जरूर, अपनी लड़ाई चुनें। आप अकेले पूरी दुनिया को नहीं बचा सकते। दुनिया के बारे में चिंता करने के बजाय अपने सामने मौजूद समस्याओं को हल करें। जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करें। क्या आपके पास कोई मिशन नहीं है? क्या आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें आपकी जरूरत है? अपने आप को दुनिया की चिंताओं से बोझिल मत बनाएं और जो आप बदल सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जो मैं बदल सकता हूं उसे बदलो। सेठ ने इस बारे में सोचा। उसने दुहू की ओर देखा जो अभी भी उसके हाथ में रखे पत्र को घूर रहा था। हाँ, उसके सामने कुछ काम थे जो उसे करने थे, लेकिन अपनी लड़ाइयां चुनें। अकेले दुनिया को नहीं बचाया जा सकता। जो वह बदल सकता है उसे बदलें। उसके पास एक विचार था। आप सही कह रहे हैं। मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित करूंगा कि मैं क्या बदल सकता हूं। साइमन के साथ अपनी कॉल समाप्त करने के बाद उसने एक और कॉल की। अल्पविराम। एज बाय ऑफ फ्यूचर। अपनी यात्रा के दूसरे दिन की सुबह जब वे केंद्रीय पर्वत श्रृंखला से बाहर निकले और बीटा के क्षेत्र के करीब पहुंचे तो राक्षसों की संख्या में भारी कमी आ गई। शायद हमें उतरकर शहर में प्रवेश करने से पहले अच्छी तरह आराम कर लेना चाहिए, दुहू ने सुझाव दिया। उन्हें थोड़ी नींद मिली थी। उन्होंने शिफ्ट में पहरा दिया था और ड्राइवरों ने रात भर उड़ान भरने के लिए बारी-बारी से काम किया था। हालांकि जानवरों द्वारा लगातार हमला किए जाने वाली एक उड़ने वाली बस में सोना आरामदायक आराम के लिए नहीं जाना जाता था। फिर भी मैं आपके विचार की सराहना करता हूं, लेकिन अपने आप को मजबूर मत करो। हम सभी को कुछ आराम मिला और जोशी और अन्य लोगों को बचाने के लिए समय बर्बाद नहीं करना था। ठीक है, सेठ ने बस में पूछा और अनुमोदन की एक पंक्ति वापस आ गई। देखा, वे सभी ऊर्जावान हैं। चलो पहले अपने लोगों को घर ले चलते हैं और फिर एक लंबी छुट्टी लेते हैं। आप सभी का धन्यवाद, दुहू ने अंततः खिड़की की ओर मुंह करके उत्तर दिया। ओह, क्या तुम शर्मिंदा हो? लिडिया ने टाइगरमैन को चिढ़ाते हुए कहा। ये बताना मुश्किल है क्योंकि हम नहीं देख सकते कि वह कब शर्माता है। सेठ ने मुस्कुराते हुए साथ दिया। माहौल को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा मजाक करना अच्छा था। हम यहाँ हैं, ड्राइवर ने अचानक कहा। उनके सामने बीटा के शहरी परिदृश्य की ऊंची-ऊंची इमारतें और गगनचुंबी इमारतें उभरी हुई थीं। ब्लॉकनुमा ऊंची इमारतें और उनकी गहरी तंग घाटियां फ्रैक्टल पैटर्न की तरह एक विशाल और अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचना की याद दिलाती थी, न कि मानव द्वारा निर्मित संरचनाओं की। यह एक बिल्कुल नया नजरिया था, खासतौर पर सेठ और उन लोगों के लिए जो इन शहरी नजारों में रहने के आदी थे। सुबह की धूप में ऊपर से लगभग प्राकृतिक नजारे जैसा कुछ देखना उन्हें विस्मय से भर देता था। शहर के किनारे पर वे बस से उतरे और उतर गए। यहाँ से उन्होंने पहाड़ों पर अपनी यात्रा जारी रखी। क्यों? एक उड़ने वाली बस बहुत ध्यान आकर्षित करेगी। सामान्य स्थिति में भी उन्हें इस बात की उम्मीद करनी होगी कि लोग उन पर हमला करके उसे चुराने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में बीटा संकट में था क्योंकि शरणार्थी हर जगह से भागने की कोशिश कर रहे थे। वे वास्तव में हताश लोगों की एक पूरी भीड़ के बिना जा सकते थे जो उनके भागने के वाहन को छीनना चाहते थे। रास्ता अभी थोड़ा ही बाकी था। क्रेडल जिला बीटा के उत्तर में बाहरी रिम पर स्थित एक सैटेलाइट शहर में स्थित था। यह उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था जहां वे उतरे थे। घोड़ों के साथ वहां पहुंचने में बस 1 या 2 घंटे लगेंगे। एज बाय ऑफ फ्यूचर, चूंकि हर कोई पफल्स पर फिट नहीं हो सकता था और सेठ अपने ट्रम्प कार्डों में से एक को प्रकट नहीं करना चाहता था, इसलिए लोहार अपने घोड़े दुहू के साथ सवारी करने चला गया। टाइगरमैन ने एक विशालकाय ध्रुवीय भालू को अपनी सवारी बताया। यह एक सामान्य ध्रुवीय भालू से लगभग 3 गुना बड़ा था और इसके शरीर पर हल्के नीले रंग की बिजली के पैटर्न बने हुए थे। लेकिन जब सेठ ने बस को अपनी इन्वेंट्री में छुपाने की कोशिश की तो ये काम नहीं आया। समस्या क्या थी? सौभाग्य से जब उसने फिर से कोशिश की तो बस आज्ञाकारी ढंग से उसकी इन्वेंट्री में छिप गई थी। ये थोड़ा हैरान करने वाला था, लेकिन किसी ने इसके बारे में और ज्यादा नहीं सोचा। दुहू के पीछे भालू पर बैठे सेठ को अपने आसपास का अच्छा नजारा देखने को मिला क्योंकि वे उपनगरों से होकर गुजर रहे थे जो ज्यादातर अपार्टमेंट इमारतों से बने थे। ऐसा लग रहा था कि दक्षिण में युद्ध का असर अभी तक इस जगह तक नहीं पहुंचा था। सुबह-सुबह सड़कें शांत लग रही थीं और बाहर कोई भी व्यक्ति नहीं था। शहर को इतना खाली देखकर कुछ शांति तो महसूस हुई, लेकिन कुछ अजीब भी लगा। जेस और जेम्स द्वारा वापस लाई गई जानकारी के अनुसार क्रेडल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित था। शहर पहुंचने के बाद उन्हें वहां पहुंचने के लिए उपनगरों का एक छोटा सा हिस्सा पार करना था। क्रेडल एक पूरी तरह से साधारण कार्यालय भवन था। यही वजह है कि उन्हें इसे खोजने में कुछ समय लगा। जेन बायोलॉजीज नाम संपत्ति के स्वचालित द्वार पर एक साइन पर केवल एक छोटी सी पंक्ति में लिखा था। क्या हमें अंदर जाना चाहिए या योना का इंतजार करना चाहिए? मैं संकेत दूंगा, जेम्स ने विलंब से कहा। एक संकेत? सेठ ने पूछा। हाँ, श्री फेल्टन ने इसका सुझाव दिया। यह ओथ कोर के सदस्यों के लिए मदद मांगने और किसी स्थान पर एकत्र होने का एक मानक तरीका है। इसके साथ ही जेम्स ने अपने सिर के ऊपर एक छोटी ट्यूब उठाई और आकाश में सिग्नल फ्लेयर के बराबर जादुई रोशनी छोड़ी। ये धुएं का एक लंबा बैंगनी स्तंभ था जिसके सिरे पर एक चमकदार रोशनी थी। सिग्नल कई मिनट तक बना रहा और फिर गायब हो गया। और अब हम इंतजार करते हैं। अगर सर जोना कहीं नजदीक हैं तो वे कुछ ही देर में आ जाएंगे। वे वहां हैं। जेम्स सड़क पर आगे बढ़ गया जहां एक बड़ा सा काला व्यक्ति उनकी ओर दौड़ रहा था। जैसे जैसे वह करीब आया उन्होंने जोना को उसके राक्षसी मुखौटे और उसकी पीठ पर एक व्यक्ति के साथ पहचान लिया। सेठ, पिशाच तलवारबाज ने उनके समूह में पहुंचकर खुशी से कहा। शर्माती हुई महिला उसकी पीठ से उतर गई, लेकिन उसका हाथ थामना बंद नहीं किया। जोना, मैं थोड़ी देर के लिए गया था और तुमने अपनी गर्लफ्रेंड बना ली, उसने मजाक करते हुए दोस्त से कहा। उसने यह अपेक्षा की थी कि नकाब के पीछे वाला आदमी अचानक चुप हो जाएगा और अजीब तरह से अपने सिर के पीछे खुद जाएगा।
यह नहीं हो सकता। कुछ हुआ। जोनाह ने अपना मुखौटा थोड़ा ऊपर उठाकर स्पष्टता से कहा। हाँ हेलो, मैं लॉरा हूँ, ज़ेन बायोलॉजीज में एक पूर्व शोधकर्ता। आप ही वो टावर मास्टर होंगे जिसके बारे में जोनाह ने मुझे बताया था। कृपया मेरा ख्याल रखना। उसने सेठ से ऐसे बात की जैसे वह उसका ससुर हो। हाँ, हाय, सेठ ने असमंजस में कहा। ये दोनों लोग उससे उम्र में बड़े थे, फिर भी वे चुलबुले किशोरों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे थे? खैर, चलो चलें। एड्स बाय पर फ्यूचर को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क क्रॉस साइट में प्रदान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 374 सब लोग चले गए। सर्वनाश का लोहार C374 सब लोग चले गए। एड्स बाय पर फ्यूचर अध्याय 374 सब लोग चले गए। बहुत स्पष्ट संकेत के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यहाँ तक कि जब वे गेट फांदकर इमारत के पास पहुंचे तो वहाँ कोई नहीं दिखा। उन्होंने साधारण कार्यालय भवन के प्रवेश द्वार के कांच के दरवाजे तोड़ दिए। एक स्वचालित अलार्म बज उठा, लेकिन प्रवेश द्वार सुनसान था और कोई भी ये देखने नहीं आया कि क्या गड़बड़ है। इस जगह क्या हो रहा है? आर्चर ने बुदबुदाया। मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है, लिडिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। शहर का शांत होना एक बात थी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। जोना, तुम लोगों का क्या हाल है? क्या तुमने यहाँ आते समय किसी को देखा? तलवारबाज ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए चुप रहा। वह लॉरा को अपनी पीठ पर लेकर इस उपग्रह शहर तक पहुंचने के लिए लगातार दौड़ रहा था। बी सिटी में ही बहुत सारे राक्षस थे। उसके बाद शहर का दृश्य पहले से ही ज्यादातर सुनसान था, लेकिन यहाँ वहाँ शरणार्थी अभी भी दिख रहे थे। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो पाया कि इस शहर में प्रवेश करने के बाद से उन्होंने किसी को नहीं देखा था। न तो राक्षस और न ही लोग। योना ने सोचा था कि ऐसा दिन के शुरुआती समय की वजह से हो रहा था। सेठ ने गहरी सांस ली और इसके बारे में सोचा। मुझे साइमन को फोन करने दो, शायद उसे कुछ पता हो। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से सभी लोग पहले ही निकल चुके हैं। मैं कंप्यूटर की जांच कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि क्या मुझे कुछ उपयोगी मिलता है। हाँ, धन्यवाद। सेठ ने विचलित होकर सहमति जताई। रिसेप्शन डेस्क पर कंप्यूटर के सामने बैठी तो उसने पाया कि सब कुछ धूल की एक परत से ढका हुआ है। लॉरा मूल रूप से क्रेडल की कर्मचारी नहीं थी, लेकिन वह सिस्टम में प्रवेश करने की कुछ तरकीबें जानती थी। हालांकि वह सिस्टम के गहरे हिस्सों को नहीं जानती थी। मूल रिसेप्शनिस्ट के स्टिकी नोट्स की मदद से उसने जल्दी से स्थानीय प्रोफाइल तक पहुंच प्राप्त कर ली। एड्स बाय पर फ्यूचर। इस बीच सेठ ने जादुई संचार उपकरण के माध्यम से साइमन को अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। आप कह रहे हैं कि एक शहर की पूरी आबादी गायब हो गई। हम इसके लिए कई स्पष्टीकरण हैं, लेकिन इस दुनिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं आपको कोई विश्वसनीय उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मैं कई संभावित कारण बता सकता हूं, लेकिन हो सकता है कि यह उनमें से ही एक हो। कृपया मुझे सबसे आम बातों का सारांश दीजिए। अगर लड़ाई के कोई नए संकेत नहीं है, तो उन्हें किसी चीज या किसी व्यक्ति द्वारा मन के जादू का उपयोग करके अपहरण किया जा सकता है। उन्हें अंतरिक्ष की किसी घटना द्वारा स्थानांतरित भी किया जा सकता है या किसी विशिष्ट स्थान पर लालच देकर इकट्ठा किया जा सकता है। संभावित संदिग्ध भूत, राक्षस, कालकोठरी या साधारण पुराना संयोग हो सकता है। आप समझ गए होंगे कि मैं विश्वसनीय उत्तरों से क्या कहना चाहता हूं, है ना? हाँ, मैं समझता हूँ। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं मूल रूप से बीटा में तैनात लोगों से संपर्क करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि उनके पास इस मामले को कम करने के लिए जानकारी हो। कृपया ऐसा करें। फिर से धन्यवाद। इसके साथ ही उनकी कॉल समाप्त हो गई। क्या तुम्हें कुछ मिला, लॉरा? सेठ ने जानकारी के दूसरे संभावित स्रोत की ओर रुख किया। मुझे स्थानीय खाते तक पहुंच मिल गई। पालने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ईमेल की जांच करने में सक्षम था। इन लोगों को लगभग एक सप्ताह पहले निकासी नोटिस मिला था, लगभग उसी समय जब बीसीटी पर कब्जा कर लिया गया था। सभी कर्मचारियों और लोगों को एक सुरक्षित सुविधा में ले जाया जाना था। तो वे उन्हें कहां से लाए थे? सेठ ने निराश होकर पूछा। वे इतनी दूर सिर्फ इसलिए आए थे कि राजकुमारी दूसरे महल में थी। यही समस्या है। ईमेल अभी भी अपठित था। पिछले 10 दिनों के सभी ईमेल अपठित हैं। मुझे नहीं लगता कि इन ऑर्डर को लेने के लिए कोई बचा था। क्या इसका मतलब यह है कि मेरे चाचा और अन्य लोग भी गायब हो गए? जरूरी नहीं, लिडिया ने कहा। क्या तुमने साइमन की बात नहीं सुनी? इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि किसी ने जादू का इस्तेमाल करके लोगों का अपहरण किया हो। लेकिन अगर तुम्हारे लोग और दूसरा व्यक्ति बंद हो जाएं, तो वे किसी अजीब मानसिक आवाज को समझ नहीं पाएंगे, है ना? ठीक है, हमें अलग हो जाना चाहिए और जगह की तलाशी लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम वास्तविक सुविधा का प्रवेश द्वार पा सकते हैं। हम 30 मिनट में फिर से यहाँ मिलेंगे। अल्पविराम। यह पाया। एड्स बाय पर फ्यूचर। लिडिया को चिल्लाने में 5 मिनट से भी कम समय लगा। वह अज़ुल और आर्चर एक लिफ्ट के चौड़े प्रवेश द्वार के सामने खड़े थे। कीपैड और आइरिस स्कैनर से सुरक्षित कमरे में 2 बड़ी किताबों की अलमारियां थीं, जो दोनों तरफ खींची हुई थीं, जो दर्शाती थी कि यह प्रवेश द्वार आमतौर पर अच्छी तरह से संरक्षित और छिपा हुआ था। क्या आप लोग आमतौर पर गुप्त मार्ग इसी तरह से छिपाते हैं? अज़ुल ने दिलचस्पी से पूछा। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन कमोबेश हाँ। आर्चर ने कहा। ईमानदारी से कहूं तो मैंने हमेशा सोचा था कि इस तरह की चीजें काल्पनिक होती हैं। शीघ्र ही टीम के बाकी सदस्य भी उनके साथ आ गए, जिन्होंने लिडिया को चिल्लाते हुए सुना था। यही होना चाहिए, है ना? उसने सेठ से पूछा जब वह दोनों को पीछे से पकड़ते हुए दौड़ता हुआ आया। ये निश्चित रूप से बहुत संदिग्ध लग रहा है। चलो बैठक स्थल पर दूसरों के लिए प्रतीक्षा करें और लॉरा को एक नजर देखने दें। उसने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि टीम के बाकी सदस्य आ गए। सभी ने लिडिया की बात सुनी और दौड़कर आए। हाँ, यही होना चाहिए। लॉरा ने सुरक्षा कार्ड निकालने से पहले लिफ्ट की पहचान की। मुझे ये फ्रंट डेस्क से मिला है। इसके साथ हम इसका उपयोग पालना सुविधा में प्रवेश करने के लिए कर सकेंगे। वे तुरंत भूमिगत परिसर में प्रवेश नहीं कर पाए। नीचे उतरने से पहले वे 2 समूहों में विभाजित हो गए। लॉरा, सेठ, जुहू, जेस, जेम्स 3 और उत्कॉर्ड से एक ही पालने में प्रवेश करेंगे। योना बाकी लोगों के साथ बाहर पहरा देगा। सेठ ने अपनी बस को बाहर तलवारबाज के पास छोड़ दिया। वे न केवल जल्दी से भागने में सफल होंगे, बल्कि अगर कुछ ऐसा हुआ जिससे सेठ और अन्य लोग निपट नहीं पाए, तो सुदृढ़ीकरण बुलाने के लिए भी एक फेल सेफ होंगे। जब स्थिति और भी खराब हो जाती थी, तो वे डेल्टा लौटकर सहायता प्राप्त कर सकते थे। लेकिन बचाव दल के भारी हथियारबंद लोगों के परिसर में प्रवेश करने के कारण ये वास्तव में अधिक खतरनाक कार्य था, क्योंकि उन्हें अभी भी नहीं पता था कि इस स्थान पर क्या चल रहा था। हालांकि सेठ को भरोसा था कि जोना हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम है, खासतौर पर अपनी उच्च इच्छाशक्ति और दिमागी तकनीकों के खिलाफ बचाव के साथ। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तो वे सावधानी से लिफ्ट में चढ़े और नीचे उतर गए। एड्स बाय पर फ्यूचर। जेस और जेम्स ने तुरंत ही लेआउट को पहचान लिया। ये बिल में मौजूद प्रशासन के लेआउट जैसा ही था, बस ऊपर का प्रवेश द्वार ज्यादा बेहतर तरीके से छिपा हुआ था। यदि हमें सिस्टम प्रशासक का कार्यालय मिल जाए, तो मैं ये पता लगा सकूंगी कि उन्होंने तिजाह को कहां रखा था। लॉरा ने ये देखने के बाद कहा कि वे कहां घुसे थे। शोधकर्ता अपने पति के बॉस के सामने अपनी योग्यता साबित करना चाहती थी। जब जोना ने अपनी घटनापूर्ण यात्रा के दौरान उसके सामने अपना चेहरा उजागर किया, तो कुछ चीजें हुई और वह उसके साथ और मिनासमार में अपनी जगह बनाना चाहती थी। बेशक सेठ को अभी तक इसका कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन वह ये देखकर खुश था कि वह अपने पूर्ण नियोक्ता के खिलाफ काम करने के बावजूद इतनी सक्रियता से उनकी मदद कर रही थी। मुझे लगता है कि यह जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक आसान होगा, जेस ने कहा। ये बात जल्दी ही स्पष्ट हो गई कि उसने ऐसा क्यों कहा। कमरे में मौजूद कंप्यूटर स्टैंड बाय पर था, लेकिन वे सभी अभी भी विभिन्न प्रोग्रामों के साथ लॉग इन थे और कुछ फोन वीडियो अभी भी खुले हुए थे। मानो उपयोगकर्ता अभी व्यवसाय के बीच में उठकर चला गया हो। लॉरा के लिए यह आसान था, उसे केवल कार्यस्थलों पर जाने से बचना था और प्रशासनिक अधिकारों वाले कंप्यूटर का चयन करना था। जब वह सिस्टम की जांच कर रही थी, तो बाकी लोग उस क्षेत्र की खोज कर रहे थे, ये सोचकर कि कहीं उनसे कुछ या कोई चीज छूट तो नहीं गई। जब वह जानकारी खोज रही थी, सेठ ने देखा कि लॉरा का चेहरा चमकीला लाल हो गया था। तुम ठीक हो? हाँ, ये तो बस अल्पविराम। क्या? शोधकर्ता द्वारा ये बताने के बाद कि उसने क्या पाया, सभी ने पूछा। क्रेडल एक ऐसी सुविधा थी जिसका उद्देश्य होनहार परीक्षण विषयों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देना था। दूसरे शब्दों में, प्रजनन।
क्या इसका मतलब है वो वीडियो संभवतः ये लाइव फीड या इस स्थान पर जो कुछ हो रहा था उसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है? हाँ। तो फिर मेरे चाचा और बाकी लोग? दुहू हकलाते हुए बोला। मुझे नहीं पता, मुझे ये जानकारी मिली कि उन्हें लाया गया था और उन्हें कहाँ रहना चाहिए। लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैंने कैमरों तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन वह पासवर्ड के पीछे था और मैं वास्तव में हैकर नहीं हूँ। तो हम नहीं जानते कि क्या कोई अभी भी वहाँ है, सेठ ने निश्चितता से कहा। नहीं, ठीक है, तो फिर हमें जाकर देखना चाहिए। एड्स बाय फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 375 फलदायी वृद्धि। सर्वनाश का लोहार C375 फलदायी वृद्धि। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 375 फलदायी वृद्धि। इस अनुभाग का नाम होल्डिंग था जो द बरो में रिसर्च एंड होल्डिंग के समान था। जेस और जेम्स से जो कुछ उन्होंने सुना था उसके बाद बचाव दल को सबसे बुरे परिणाम की आशंका थी। लॉरा से ये सुनने के बाद कि यह सुविधा किस लिए बनाई गई थी उन्होंने अंधेरे और नम से एक साल कोठरी की कल्पना की। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो पाया कि यह एक भूमिगत आलीशान अपार्टमेंट परिसर था। हालांकि वे अभी भी कोठरियां थीं जहां से वे जब चाहे बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन समूह ने दरवाजे की खिड़कियों से जो देखा वह किसी उच्च श्रेणी के होटल के स्वीट जैसा लग रहा था। क्या प्राकृतिक प्रजनन से उनका यही मतलब था? उन्होंने बस उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और उन्हें ये काम करने के लिए सभी जरूरी प्रोत्साहन दिए। इस जगह पर जीवन की उच्च गुणवत्ता को छोड़कर ये वैसा ही था जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। जो कुछ भी लोगों को गायब कर देता है वह जादुई रूप से उन्हें अस्तित्व से बाहर नहीं कर देता। कोशिकाओं में अभी भी पूर्व परीक्षण विषयों का निवास था। प्रवेश द्वार पर गार्ड डेस्क पर बिना सोचे समझे छोड़े गए एक सुरक्षा आईडी की मदद से वे बिना किसी समस्या के कोठरियों को खोलने में कामयाब रहे। उन्हें मीना और माइक जैसे कई जानवर मिले लेकिन वे खरगोश, कुत्ते, गाय जैसी दूसरी नस्लों के थे। थिजाक जैसी दूसरी नस्लें भी थीं जो ज्यादा पशुवत थीं। यहाँ तक कि एक अपार्टमेंट में 2 कांटेदार बौने भी थे जिनमें से एक बच्चे की उम्मीद कर रहा था। वे कई तरह की नस्लों से मिले और उनमें से कई के मामले में यही स्थिति थी। ऐसा लगता था कि प्राकृतिक प्रजनन में उन्हें दिए जाने वाले भोजन और पानी में मौजूद योजकों से कुछ मदद मिली थी। उन सभी में एक बात समान थी कि वे निर्जलित और भूखे थे। कुछ जिनके पास स्टॉक में कोई राशन नहीं बचा था, वे इतने कमजोर थे कि वे मुश्किल से चल पाते थे। बाहर से आपूर्ति के बिना 10 दिनों के बाद यह आश्चर्य की बात थी कि वे अभी भी जीवित थे, खासकर वे जो परिस्थितियों में थे। सेठ और दुहू को तब से ही चिंता होने लगी थी जब उन्होंने आखिरकार तिजाह को ढूंढ लिया था। वे भी जोड़े में बंद थे आखिरी सेल में जिन्हें उन्होंने चेक किया था। उन्हें खोजने की उनकी खुशी थोड़ी कम हो गई जब उन्होंने पाया कि बूढ़े रोसी की तरह और बच्चे लानी की तरह हैं। जब वे खुद को बंदियों के बीच नहीं पा सके तो उनका दिल बैठ गया। लेकिन कमजोर हो चुके एक पहरेदार ने अचानक उनसे बात की। दुहू, ये तुम ही हो, है ना? तुम्हें रोसी और बच्चों को ढूंढना होगा। उन्हें हमारे साथ यहाँ लाया गया था। उन्होंने हमें बेहोश कर दिया था लेकिन मुझे अभी भी याद है कि हम एक साथ आए थे और बाद में अलग हो गए थे। उन्हें यहाँ होना चाहिए। तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उनके पास कुछ मंजिल नीचे बूढ़े और जवान लोग हैं। एक अपेक्षाकृत स्वस्थ योगिनी जिसने बातचीत सुनी थी ने टिप्पणी की। क्या आपको यकीन है मैं कई महीनों से यहाँ हूँ? जब उसे इसका मतलब याद आया तो वह थोड़ा शर्मा गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन और मैंने उन्हें वहाँ बुजुर्गों और बच्चों को लाते देखा। उसने अपना विचार पूरा किया। जबकि दूसरे लोग लोगों की देखभाल कर रहे थे, सेठ और दुहू नीचे चले गए। उन्हें प्रसव कक्ष और नर्सरी मिले। सौभाग्य से वे खाली थे। अंत में उन्हें कई कमरे मिले जिनमें युवा और बुजुर्ग लोग डेकेयर की तरह काम कर रहे थे। ये लगभग मानवीय लग रहा था। भाई सेठ, अंकल दुहू। जब उन्होंने अपना तीसरा दरवाजा खोला तो एक छोटी लड़की ने आवाज लगाई। बच्चों की आवाजों में रोसी की भी आवाज थी जो तिजाह कारवां में एकमात्र बुजुर्ग था। उन्होंने आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया था। चाचा, दुहू ने उस पर हमला किया और उसे कसकर गले लगा लिया। दुहू, सेठ, तुम दोनों साथ में कैसे हो? नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें बचाने आए हैं। बेशक, हालांकि ऐसा नहीं लगता था कि उन्हें मदद की जरूरत थी। अन्य लोगों की तुलना में बिल्ली वाले लोगों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। ओह, मेरे पास अभी भी बहुत सारा राशन था। उन्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, रोसी ने खुशी से कहा। उन्होंने सभी कमरों में और अधिक बंदियों की तलाश की लेकिन केवल कुछ ही मिले। बहुत से समूह बच्चों और बुजुर्गों के साथ पथ निर्माण के पार नहीं गए। ऊपर की मंजिल पर उन्होंने कुछ आंसू भरे पुनर्मिलन का कारण बना इससे पहले कि पूरा समूह पालने से बाहर निकल जाए। छी, प्रशासन में पहुंचने पर अचानक एक अजीब तेज आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। इसने सेठ के दिमाग को पूरी तरह हिला दिया, लेकिन सबसे ज्यादा भयावह बात यह थी कि उसके आसपास के लोग अजीब व्यवहार करने लगे थे। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, भावशून्य चेहरों के साथ वे लड़खड़ाते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ने लगे। यहाँ तक कि दुहू और 3-3 के सदस्य भावशून्य लाशों की तरह आगे बढ़ रहे थे। ये वह घटना थी जिसने शहर को खाली कर दिया। उसे क्या करना चाहिए? उसे पहले से ही खुद को रोकना मुश्किल हो गया था। वह ड्रैगन माइट का इस्तेमाल कर सकता था लेकिन उनमें से बहुत से कमजोर थे, वह उन्हें चोट पहुंचा सकता था। पफल्स को बुलाने के लिए जगह बहुत छोटी थी और इमुगी बाहर नहीं आना चाहते थे। शाही क्षेत्र, उसने एक कर्कश आवाज सुनी और एक सुनहरी झिल्ली ने सभी को ढक लिया। सुनहरा अवरोध ऊपर उठने से दबाव हट गया और सेठ फिर से स्पष्ट रूप से सोच सकता था। उसके आसपास के लोग भ्रमित लग रहे थे और उन्हें याद नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। कौन? आखिरकार फिन का मौका आ गया। एक खुश मक्खी उसके चेहरे के सामने नाच रही थी। नहीं, वह कोई मक्खी नहीं थी, वह भयानक परी थी। फिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे आए? फिन सेठ के पीछे पीछे आया। तुमने कहा था कि हम साथ में समय बिताएंगे लेकिन तुम भाग गए। फिन ने भी साथ आने का फैसला किया। लेकिन कैसे? रुको, क्या तुम बस में थे? इसीलिए मैं इसे पहली बार स्टोर नहीं कर सका। तेहे, मुझे परेशान मत करो, ये गंभीर है। गंभीरता से धन्यवाद। वह परेशान था कि उसने बस उसका अनुसरण किया था लेकिन अंत में वह खुश था उसने ऐसा किया। ये कौशल, ये फिन को उसके दूसरे वर्ग से प्राप्त कौशल का हिस्सा है। यह एक मजबूत क्षेत्र उपचार, ढाल और इलाज है। ये सही है। फिन मूल रूप से एक तरह से हीलर क्लास थी। सेठ इस बारे में पूरी तरह से भूल गया था क्योंकि वह आमतौर पर एक कटर मोहरा की तरह काम करती थी। सभी उपस्थित लोगों को घेरने वाली चौड़ी ढाल को देखते हुए सेठ को एक महत्वपूर्ण विवरण याद आया। बाहर के लोगों का क्या हुआ? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। हालांकि उसे जोना के मानसिक प्रतिरोध पर भरोसा था लेकिन कुछ मुश्किल समय से गुजरने के बाद अब उसे इतना भरोसा नहीं रहा। जोना के पास बस थी। अगर सतह पर मौजूद लोग भाग गए तो वे इस शहर में फंस जाएंगे। मैं ऊपर जाकर उन्हें ढूंढूंगा। क्या मैं ये जगह तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूँ? फिन पर भरोसा करो। सेठ ने भ्रमित भीड़ को छोड़ दिया और जल्दी से लिफ्ट से सतह पर चढ़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिन बॉस है, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा। दुहू और लिडिया जैसे अन्य लोग उसे अजीब तरह से देख रहे थे जबकि बाकी लोग अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि छोटी परी अचानक कैसे प्रभारी बन गई थी। अल्पविराम। एक बार जब सेठ ने फिन के रॉयल डोमेन के क्षेत्र को छोड़ दिया तो दिमाग को झकझोर देने वाली सीटी ने उसे फिर से प्रभावित किया। इस समय उसे वास्तव में पछतावा हुआ कि उसने स्विच करने के लिए उच्च मानसिक प्रतिरोध वाली कोई वस्तु क्यों नहीं बनाई। उसने उच्च इच्छाशक्ति पर भरोसा किया था जिसे कई वस्तुओं द्वारा बढ़ाया गया था जिसने अंत में उसे धोखा दिया। हालांकि वह भयानक सिरदर्द का सामना करने में सक्षम था और गोल्डन फ्लीस का उपयोग करके खुद को ठीक करने में सक्षम था। सतह पर पहुंचकर उसने पाया कि इमारत के अंदर उनकी बैठक की जगह सुनसान थी। जोना और ओथगॉड के सदस्य पहले ही जा चुके थे। बाहर आकर उसने तुरंत पफल्स को बुलाया जो उसे बाहर निकलने के लिए लगातार आग्रह कर रहा था। विशालकाय दुष्बन सेंटीपीड ने तुरंत एक सुनहरी ढाल तैयार की जो फिन द्वारा इस्तेमाल की गई ढाल से कुछ अलग नहीं थी। मेरी महानता की तुलना फिन से मत करो। मुझे फिन पसंद है और मैं नहीं चाहती कि वह खुद को कमतर समझे। जरूर, लोहार ने आईवी सर की पीठ पर चढ़ते हुए बुदबुदाया। पफल्स के सुनहरे बुलबुले में लिपटे हुए वे आकाश की ओर बढ़े और भागे हुए लोगों की तलाश की। वे अभी भी बहुत दूर जा सकते थे। वे कई मिनट तक चक्कर लगाते रहे जब तक कि उन्हें केंद्रीय राजमार्ग पर लड़खड़ाते और बड़बड़ाते हुए टीम के सदस्यों का समूह शहर के केंद्र की ओर जाता हुआ दिखाई नहीं दिया।
प्रश्न ये था कि क्या उन्हें पीट कर पीछे खींच लेना चाहिए या उनका पीछा करके उन सभी को मार गिराना चाहिए जो शोर मचा रहे थे। बेशक हम उन सभी चीजों की पिटाई करते हैं जो कष्टप्रद चीख निकालती हैं। पफल ने कहा कि वह तुम्हारी आवाज को हमेशा के लिए बंद करने के लिए दृढ़ संकल्प है। हमें एक को छोड़कर बाकी सभी को पीटना चाहिए और उन्हें समूह में वापस लाना चाहिए। इमुगी ने अचानक बेरहमी से सुझाव दिया। वह मेरा छोटा जूनियर है, तुम उसे क्या सिखा रहे हो पफल्स? हालांकि उसने गुस्से में काम किया, लेकिन सेठ ने मोटे सांप की योजना का पालन किया। सभी को पफल्स की ढाल में खींचने के बाद वे अपनी समझदारी वापस पा गए। उन्होंने उन्हें स्थिति समझाई। पेशाब तलवारबाज ने स्वेच्छा से ऐसा किया क्योंकि उसके पास कॉकरोच जैसी दृढ़ता थी। तकनीकी रूप से उसके मरने का कोई रास्ता नहीं था, भले ही कुछ गलत हो जाए। उससे बस लेने के बाद बाकी लोग कनखजूरे पर सवार हो गए और वे तेजी से वापस उड़ गए। पफल्स बिल्डिंग में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही वे ढाल से बाहर निकले वे फिर से अपना होश खो बैठे। समय बचाने के लिए उन्होंने बस उन्हें बांध दिया और जोना का पीछा करने से पहले द क्रेडल की लॉबी में छोड़ दिया। वापस आते समय सेठ ने लिडिया को फोन करके बताया कि वे बंधे हुए और गॉड्स को ले जाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।